नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वतंत्रता पूर्व भारत की नवदुर्गा इस नवरात्रि स्पेशल सीरियल में। भारत के इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसे भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक होने का गर्व प्राप्त है। दिल्ली की सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महल के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वही रजिया सुल्तान ने महल से बाहर निकलकर शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया सुल्तान ने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी लिया था, जिसकी बदौलत उसे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनने का गौरव मिला था। उसने दूसरे सुल्तान की पत्नियों की तरह खुद को सुल्ताना कहलवाने के बजाय सुल्तान कहलवाया था, क्योंकि वो खुद राजगद्दी पर बैठकर शासन की बागडोर संभालती थी। आइए आज आपको उसी जाबाज महिला शासक की जीवनी से रूबरू करवाते हैं। रजिया सुल्तान दक्षिण एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासक और इल्तुतमिश की बेटी थी। वह प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, बहादुर, उत्कृष्ट प्रशासक और एक महान योद्धा थी। रजिया सुल्तान का जन्म सन 1205 में हुआ था। वह तुर्की सेल्जुक वंशज की थी। उस समय की मुस्लिम राजकुमारियों के रूप में उन्होंने लड़ाई करने में प्रशिक्षण प्राप्त किया, साथ ही सेनाओं का नेतृत्व किया और राज्यों का प्रशासन करना भी सीखा। एक कुशल शासक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे और अपने भाइयों की तुलना में वह शासक बनने में अधिक सक्षम थी। इसलिए इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रजिया सुल्तान को चुना था। जब भी इल्तुतमिश राजधानी छोड़ते थे तो वह रजिया सुल्तान को एक शासक के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की शक्ति प्रदान करते थे। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसने 7 महीने तक दिल्ली पर शासन किया। सन 1236 में रजिया सुल्तान ने दिल्ली के लोगों के समर्थन से अपने भाई को हराकर दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली। एक कुशल शासक होने के नाते रजिया सुल्तान ने अपने क्षेत्र में पूर्ण कानून और व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहन देकर सड़कों का निर्माण, कुओं की खुदाई और स्कूलों और पुस्तकालयों का निर्माण करके देश के बुनियादी ढांचे को सुधार करने की कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी योगदान दिया और कवि, चित्रकार एवं संगीतकारों को प्रोत्साहित किया। रजिया सुल्तान ने कठोर शासन करने के लिए अपने औरती कपड़े और गहने त्याग दिए और मर्दाना पहनावे को अपना लिया, फिर चाहे वह उनका दरबार हो या युद्ध का मैदान। उन्होंने जलालुद्दीन याकुत नामक इथियोपियन दास पर भरोसा किया और इसको अपना निजी परिचारक बना लिया। इस प्रकार शक्तिशाली तुर्की अमीरों के एकाधिकार को चुनौती दी। तुर्की रईसों ने एक महिला को अपने शासक के रूप में स्वीकार करने से अनिच्छा दर्शाई, खासकर जब रजिया ने उनकी शक्ति को चुनौती दी थी। उन्होंने रजिया के खिलाफ साजिश रची। सन 1239 में जब वह लाहौर के तुर्की गवर्नर द्वारा विद्रोह को रोकने के लिए कोशिश कर रही थी, तो तुर्की के रईसों ने दिल्ली में उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया और उसे राजगद्दी से उतारकर उनके भाई बहराम को दिल्ली का शासक बना दिया। रजिया सुल्तान की कब्र को लेकर कई विवाद है। दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान और उसके सहायक याकुत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगहों पर किया जाता है। रजिया की मजार को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। रजिया सुल्तान की मजार पर दिल्ली, कैथल एवं टोंक अपना अपना दावा जताते आए हैं, लेकिन वास्तविक मजार पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वैसे रजिया की मजार के दावों में अब तक ये 3 दावे ही सबसे ज्यादा मजबूत है। इन सभी स्थानों पर स्थित मजारों पर अरबी, फारसी में रजिया सुल्तान लिखे होने के संकेत तो मिले हैं, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं। राजस्थान के टोंक में रजिया सुल्तान और उसके इथियोपियाई दास याकुत की मजार के कुछ ठोस प्रमाण मिले हैं। यहाँ पुराने कब्रिस्तान के पास एक विशाल मजार मिली है, जिस पर फारसी में सल्तने हिंद रजिया उकेरा गया है। पास ही में एक छोटी मजार भी है जो याकुत की मजार हो सकती है। अपनी भव्यता और विशालता के आकार पर इसे सुल्तान की मजार करार दिया गया है। स्थानीय इतिहासकार का कहना है
कि बहराम से जब जंग और रजिया की मौत के बीच 1 माह का फासला था। इतिहासकार इस 1 माह को चूकवश उल्लेखित नहीं कर पाए और जंग के तुरंत बाद उसकी मौत मान ली गई, जबकि ऐसा नहीं था। जंग में हार को सामने देख याकूत रजिया को लेकर राजपुताना की तरफ निकल गया। वह रजिया की जान बचाना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसे टोंक में घेर लिया गया और यही सन 1240 में उनकी मौत हो गई।